गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलो अब जो लंबे सुर में बोलेंगे तो आज के बाद उसका फोटो निकलेगा, हाँ याद रखना ये। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअली पैदा कहां से हुआ। इंडिया जब भारत देश आजाद हुआ तो इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं था हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। एंट्रीज बैरियर्स थे, क्या थे? रेस्ट्रिक्शंस थे। कोई भी कंट्री में इजीली फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं था। आज आप विदेश घूमने जाते हो ना इजीली, पहले ऐसे अलाउड नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति काफी नाजुक थी। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो सब बंद कर चुके थे, क्योंकि एक एक साल अगर कोई वार चल रहा है तो आप सोच सकते होंगे कि कितना नफरत अंदर होंगी दिलों में। और इसलिए कंट्रीज ने सभी कंट्रीज ने अपने अपने एंट्री रेस्ट्रिक्ट किए हुए थे, बैरियर्स किए हुए थे। अब उससे क्या होता है, इससे आम जनता, सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कॉमन पीपल ही त्रास्त हो रहा था। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल को अपनी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। पूछो क्यों? हर कंट्री अपना खुद का रिसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर पाएगी ना। अरे हर कंट्री सभी की नीड्स तो पूरी नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमी होगी। वो कमी होने के लिए इंपोर्ट भी जरूरी था और एक्सपोर्ट जरूरी था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फ्रीली कैसे किया गया, उसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लिंक जोड़ पाओ उस पर। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में मैंने आपको स्टेटस दिखाया था, और वो स्टेटस था 1947 से लेकर जर्नी थी 1991 तक। क्या स्टेटस था आपको मैंने बताया। ड्रॉबैक्स क्या थे? एक तो बिजनेस खुद गवर्नमेंट कर रही थी, यानी अपना इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो कॉमर्स हो। दूसरा ड्रॉबैक था उसके अंदर पॉवर्टी लाइन बढ़ रही थी, क्योंकि कॉमन पीपल्स को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट करने का ऑप्शन था बस, यानी रोज भाई हमारे पास काम करो आके। इकोनॉमिकली इम्बैलेंस हो चुका था हमारा देश, और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की इतनी बढ़ चुकी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट बोली थी कि इधर आम जनता को बिजनेस के पाले कि इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो पॉलिसीज कहीं ना कहीं अनफेवरेबल थी। दैट्स व्हाई हमें कुछ जरूरत थी कुछ अपग्रेड करने की, नई नई पॉलिसीज को बनाने की। और उसी वक्त 1991 पे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में दिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक देश की फाइनेंस की इकोनॉमिक बैलेंस को बढ़ाना एक फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। जैसे आप देखिए करंट फाइनेंस मिनिस्टर हमारी है निर्मला जी सीतारमन, है ना। रिस्पेक्टेड सीतारमन मैम जो है वो आज हमारे देश का फाइनेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बैलेंसिंग कैसे करना है, तेजी मंदी कैसे करनी है, आरबीआई के साथ मिलकर चला रही है। इसलिए उन्होंने, याद करो, बीच में एक स्टेटमेंट दी, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। आपने अगर सुना होगा बीच में रुपए की 76 से लेकर 82 पे डायरेक्ट डॉलर चले गया, तो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर को तो अकाउंटेबिलिटी बनती है भाई, देना, उसको आंसर देना ही है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। क्या होता है? जो, हाँ, अगर कुछ डिपार्टमेंट में कुछ अनएक्सपेक्टेडली हैपन होती है तो उस डिपार्टमेंट का आंसर देना उस मिनिस्टर का काम होता है। मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? तो हुआ यहाँ पे इस तरीके से, तो बनाया इस तरीके से गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब फाइनेंस मिनिस्टर संभाला, फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला, उस वक्त उसने पार्लियामेंट के सदन के अंदर बोला कि हमें देश के बदलाव की जरूरत है। और तब के अपोजिशन लीडर्स भी काफी कॉम्पिटिटिव थे। जैसे मैं बोलूं अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो उनके जैसा रॉयल बंदा दुनिया में कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। पूछो क्यों? क्योंकि उनको कभी अपने पावर से पहले अपने गवर्नमेंट अपना देश दिखता था। आज के जो अपोजिशन लीडर्स है और पहले के जो अपोजिशन, उसमें बहुत फर्क था। आज क्या हो रहा है? आज अपने मतलब की राजनीति होती है। देखो, देश में जितना इंपॉर्टेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उतना ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे बिहाफ में वहां पे क्वेश्चनिंग करने वाला जो पार्लियामेंट में होता है वो अपोजिशन होता है।
हम आम नागरिक तो ना कर सकते। अरे देश में अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमिंग कर रही है, वो पॉलिसी कितने हद तक के आम नागरिक के लिए सही है, इसको जो आंसर क्वेश्चन पूछता है वो अपोजिशन पार्टी पूछती है। तो इसलिए देश में आप देखो हमारे सदन में यानी पार्लियामेंट के अंदर दो पार्टीज बैठती है, पहली जो प्रेजेंट पावर में है, दूसरी जो अपोजिशन में जो पावर में नहीं है, जो उनके अपोज में लड़ी थी लेकिन वो जीत नहीं पाई, लेकिन उनको भी बैठने का हक होता है क्योंकि उनको क्वेश्चनिंग करने का हक है जनता के बिहाफ में। और क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी होता है। कहीं कहीं ये याद रखना, ये सब कुछ तुमको आगे आएगा, फिर नहीं बोलना। देश कैसे चलता है वो तुमको सब पता होना चाहिए, एक कॉमर्स वाले बच्चे को। तो फिर इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपोजिशन लीडर होने के बावजूद भी उन्होंने वहां पे उसको अपोज नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि ये बंदा गलत नहीं है। आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलोंग्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट, राइट, बट उनकी रिस्पेक्ट बीजेपी वाले भी करते हैं क्योंकि उनके जैसा पढ़ा लिखा इंसान दुनिया में यानी शायद ही कोई देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की आज नई नई डेवलप कंट्रीज जो है, वेल डेवलप कंट्री, उनकी ही पॉलिसीज अडॉप्ट करके डेवलप हुई है और इसलिए पूरा दुनिया उसको रिस्पेक्ट करता है। एक्चुअली वो बंदा पॉलिटिकल आदमी ही नहीं है। एक्चुअली उसके थेसिस आप पढ़ोगे ना, उसने इकोनॉमी का इतना अच्छा थीसिस लिखा है कि हमारे इंडिया के अंदर अगर ये पॉलिटिकल अफेयर्स निकाल दिए जाए, सिर्फ रॉयल मतलब एक ईमानदारी से पॉलिटिक्स खेली जाए, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हकदार रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन क्या हुआ था बीच में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बैठे थे तो उनको कांग्रेस गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करने नहीं दे रही थी। यानी वो एकदम वो फ्रंट में तो थे लेकिन वो पावर में नहीं थे। पावर कोई किसी और के पास था, आपको पता है सभी के पास किसके पास था। तो इस वजह से क्या हुआ, वो उनका जो छवि था वो गलत साबित हो गई। लेकिन आज भी अगर वो अब इंडिपेंडेंटली उनको वर्क दिया जाए ना, वो लिटरली हमारे देश के पूरे क्राइसिस निकाल सकते फाइनेंशियली। इतना उनके पास पावर है, इतना उनके पास दिमाग है। हमारे इंडिया के अंदर 2-3 ऐसे पर्सन गए जो एकदम दिमागों से भरे हुए थे। पहले एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसे बहुत सारे हाथ है नए नए जो ऊपर पावर में बैठे हुए, लेकिन उनको पावर देने के बावजूद भी यूज करने नहीं दिया गया प्रॉपर, और इसकी वजह से ही ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। आपको समझ में आ रहा है कहीं कहीं? तो हुआ क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, यानी उसको एक टाइटल दिया इंडियन बिजनेस इन न्यू मिलेनियम, नया भारत नए दृष्टि से। नया न्यू मिलेनियम का मतलब होता है एक नया सोच, नई भारत का नया बिजनेस। इस तरीके से एक टाइटल दिया गया उसको, और उस टाइटल से पार्लियामेंट के अंदर एक नई पॉलिसी लाई गई जिसमें 3 पॉलिसीज को इन्वॉल्व किया गया। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एंट्री रिमूवल। एक मिनट सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? सुनो, लिबरलाइजेशन का होता है डी लाइसेंसिंग सिस्टम। सिंपल भाषा में बोलो तो डी लाइसेंसिंग सिस्टम यानी क्या बोलेंगे, restrictions removed in business sector। सिंपल भाषा में बोलो तो restrictions removed in business sector is known as de-licensing system, यानी इसका मतलब है लिबरलाइजेशन। देखो पहली पॉलिसी में उन्होंने क्या अनाउंस किया, जब पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया, उस देखो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या रोल प्ले किया, प्राची बताओ, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या रोल प्ले किया? अरे बताओ, नहीं पता? ट्राई करोगे? देखो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने रोल प्ले किया कि पहले हमारे इंडिया अनडेवलप्ड कंट्री में आती थी। कहां आती थी? उस दिन से डेवलपिंग कंट्री में आने लगी। कहां लगी? हाँ, और आज तक वो डेवलपिंग स्टेटस चल रहा है। तो जो एक बंदे ने हमारा स्टेटस ग्लोबल पूरा वर्ल्ड वाइड स्टेटस चेंज कर दिया, ये 3 पॉलिसी लाके, इसमें इतना दम है। और आज जो हम इजीली व्यापार कर पा रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ ओनली ये 3 पॉलिसीज के बेसिस पर। और वो कौन सी पॉलिसी है वो जानना तुम्हारा हक है, ध्यान दो, बता रहा हूं इसलिए। पहला है डी लाइसेंसिंग सिस्टम नोन एज लिबरलाइजेशन।
यानी इसका मतलब क्या है, एंट्री बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस रिमूव इन बिजनेस सेक्टर्स। यानी क्या, सुनो, मैंने आपको बताया था कि 1947 से लेकर 1991 के पहले आम नागरिक बिजनेस नहीं कर सकता था क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम था। लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो लाइसेंस लो गवर्नमेंट से। पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला आज से आम नागरिक बिजनेस कर सकता है, करो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ। तो सदन में सब हल्ला मचाने लग गए कि क्या कर रहे, कुछ भी कर रहे क्या, अब आम नागरिक अगर बिजनेस करेगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां से आएगा भाई, सही कि नहीं, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो बोला, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला हमें बिजनेस करने की नीड ही नहीं है। हम बिजनेस क्यों करते हैं, दो पर्पस के लिए। पहला पर्पस क्या पर्पस था कि हम लोग बिजनेस करके हमारे देश की नीड्स को फुलफिल करें। अरे बिजनेस में ही दम है ना, जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, बराबर कि नहीं। हमें जो भी चाहिए आज इजीली अवेलेबल कौन की तरह बिजनेस, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो इंडस्ट्री क्यों ना हो, बराबर कि नहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट ने बोला कर पा रहे क्या, पूछा कर पा रहे क्या, तुम जो बिजनेस खोल के बैठे, अपने अपने दुकानें खोल के बैठे गवर्नमेंट, तुम कहां तक जा पा रहे हो, रीचिंग लेवल कहां है। अगर रीचिंग लेवल फुल होती थी तो आज लोग गरीबी से भूखमरी से मरते क्यों थे, यानी नहीं पहुंच पा रहे। तो नहीं पहुंच पा रहे तो आम नागरिक खुद को खुद पहुंचाए, ये जरूरी है। और इसलिए बिजनेस एक्टिविटीज से लाइसेंसिंग सिस्टम्स को रिमूव किया गया। कुछ ऐसे सेक्टर में लाइसेंस रखे गए जहां पे जरूरी था, नहीं तो वो उसका मिसयूज चल रहा। एग्जाम्पल दूं, देखो आज अगर आप कपड़े की दुकान खोलते हो, चाहे वो इंडस्ट्री खोलो चाहे वो कॉमर्स करो, ट्रेडिंग करो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करो, आपको लाइसेंस नहीं मांगना पड़ता किससे, आप गवर्नमेंट को सिर्फ बताते हो तो उतने लीगल फॉर्मेलिटी करते हो, खत्म। लाइसेंस लग होता है यहाँ, लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता। ये जो हम कर रहे हैं वो ओनली लीगल फॉर्मेलिटी से, क्या है, ये लाइसेंस नहीं है। लेकिन आज अगर आप दारू की दुकान खोलोगे लीकर, तो आपको पहले लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स में उन्होंने लाइसेंस रखी। अब वो कितने सेक्टर थे, शायद से 16 के 17 सेक्टर थे, अब वो मेरे को देखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे बीकॉम लेवल जाना पड़ता है क्योंकि ये आपको डिटेल में बीकॉम में है, वहां से कंटेंट दिया है मैं तुमको। ये समझ में आ रहा कुछ तुमको। हाँ, तो 16 के 18 सेक्टर में ऐसे सेक्टर थे। एक मिनट मैं बोलता हूं पीछे काम वो करते बैठेंगे एटलीस्ट, है ना। लाइसेंसिंग सिस्टम कितने सेक्टर पे रखा गया है एक बार वेरीफाई करके मुझे बताना। लाइसेंसिंग सिस्टम्स जो डीलाइसेंसिंग किया था लिबरलाइजेशन से, उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम कितने सेक्टर पे रखा था, गुंजन मैम को बोलो देख के बताए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन बिफोर बताया जल्दी, उसमें लिखा हुआ है। तो सभी चीजों से लाइसेंसिंग हटा दिया गया, सिर्फ कुछ ऐसे चीजों पे लाइसेंस रखे गए कि अगर उनका व्यापार करोगे, उन चीजों का बिजनेस करोगे तो आपको लाइसेंस पहले गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी पड़ेगी। और वो जो पॉलिसी लाई गई उसको नाम दिया लिबरलाइजेशन। क्या नाम दिया, इन्हें डी लाइसेंसिंग सिस्टम किया गया। यानी आज हम इजीली इंडिपेंडेंटली फ्रीली बिजनेस कर पा रहे, वो इसीलिए कर पा रहे क्योंकि देश के अंदर क्या है, लिबरलाइजेशन है। समझ में आ रहा कुछ तुमको। आज तुम्हारे को सुबह सोचा और शाम को पानी पूरी की ठेला शुरू, सुबह सोचा कि मम्मी दुकान बिजनेस करना है और शाम को शुरू। तो ये जो शुरू हो रहा ना तुम्हारा इंडिया के अंदर, जो तुम इजीली, जो आम जनता तुम और मैं बिजनेस कर पा रहे, वो बिकॉज ऑफ ओनली इस पॉलिसी के भरोसे है। कौन सा है, लिबरलाइजेशन है। तो इसके पहले आम नागरिक को बिजनेस करना अलाउड नहीं था। तो फिर देश में हल्ला मचाने लगे दो फैक्टर्स। एक तो बोला, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समझाया कि देखिए हम लोग बिजनेस करके देश की पूर्ति नहीं कर पा रहे, हम नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे आम जनता की, क्योंकि बिजनेस लेवल उतना रीच नहीं हो रहा है, हमारे कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं है कि हमारी जगह पहुंच पाए। तो एक काम करो, आम नागरिक को खुद का व्यापार कर दो, खुद की नीड्स से फुलफिल कर देंगे तो हो गया, तो हम एटलीस्ट भूखमरी नहीं होंगी। दूसरा मचाने लगे शोर, रेवेन्यू कहां से आएंगी फिर, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट लाता है, प्रॉफिट से इनकम आती है, इनकम से पैसा आता है, पैसा पैसे को बढ़ाता है। तो बोला पैसा कहां से आएगा। सरकार से पूछने लगे अपोजिशन कि आप जो ये लिबरलाइजेशन कर रहे हो, तो इससे अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो फिर आपके पास रेवेन्यूज कहां से आएंगी, इनकम्स।
बोला हमको करने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? बोला आम नागरिक खुद कमाएगा, बिजनेस करेगा और बिजनेस में से कमाएगा, कमाई का कुछ हिस्सा हमको भरेगा, उसको अपन बोलते हैं टैक्स। क्या लग गया? वो टैक्स जब हमको भरेगा तो हम अपने आप उससे अपना सर्वाइवल और देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी मजबूत कर लेंगे। यानी हमको बिना इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू आती जाएगी। इससे क्या होगा? दो फायदे होंगे, एक तो आम नागरिक खुद का अपना पूर्ति करते पाएगा और दूसरा हमको बैठे बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के रेवेन्यूज आती जाएगी, क्योंकि आम नागरिक कमाएगा तो कमाई कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को भरेगा। इसी को बोलते हैं टैक्स। हो गया वॉइस? और आज ऐसे चलता है, सरकार बड़े बड़े टैक्सों से ही अपना रोजगार, अपना डिपार्टमेंट चलाती है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। अब टैक्स क्या है, टैक्स कितने टाइप का होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। कहाँ आएगा वो सब उधर जाएगा, अभी फिलहाल इसमें मैं फोकस करूंगा नहीं। क्लियर? जब मैं आपको अकाउंट शुरू करूंगा, टैक्स जब आएगा उस पार्ट में, तो आपको डिटेल में टैक्स पढ़ाया जाएगा। टैक्स कितने टाइप का होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है बिना मेहनत के, और सरकार उन पैसों का क्या करती है, ये सब डिटेल में आपको बताया जाएगा। कहां पे? जब आपको एक टॉपिक आएगा टैक्सेशन, कहां पे? इन अकाउंटिंग टर्म्स में, अभी फिलहाल नहीं उसमें। ठीक है, क्लियर पिक्चर? तो लिबरलाइजेशन से फायदा क्या हो समझा आपको? गवर्नमेंट को बिना लागत के ही रेवेन्यूज आने लगी और आम जनता को फ्रीली एंट्री देकर बिजनेस सेक्टर के अंदर लाइसेंस रिमूव करके क्या किया गया? उनको व्यापार करना अलाउड किया गया कि आम नागरिक करो। आज जो हम लोग अपनी लिविंग लाइफस्टाइल जी रहे अच्छे से, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी, जो उन्होंने लाइसेंस सिस्टम हटा दिया और आज हमें इजीली अपनी लाइफस्टाइल जीने का हक मिलता है। समझा आपको? क्लियर? दूसरा नाम दिया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट्स इन द पब्लिक सेक्टर एंड कन्वर्ट इनटू प्राइवेट सेक्टर्स। अब सर ये क्या है? सुन लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स, हम इसको बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन को। इसका एग्जैक्टली मीनिंग तुमको मैं लिखवा के दूंगा, पहले कंसेप्ट समझ लो एक्चुअली, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी था और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही सिखाया जाता है बेटा। समझ में आ रहा कुछ तुमको? हाँ, ध्यान दो। देखो तो आज के बाद लिबरलाइजेशन क्या काम किया याद रहेगा? पक्का किससे भी रैंडमली पूछ सकता मैं, हाँ याद रखना ये। हाँ, दूसरा दिया प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर से रिमूव करके शुरू कर दी और इवन जो इन्वेस्टमेंट कर चुके थे उसको भी आउटसोर्स करने लगे, प्राइवेट ठेके पर देने लगे। अब सर ये बात समझी नहीं क्या हुआ? देखो, देश के अंदर कुछ चीजें देना गवर्नमेंट का काम है, जैसे शिक्षा। देश की शिक्षा देने का काम किसका है? सरकार का। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला दे पा रहे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो आपको पता ही होंगी शायद से, क्या होती है, बराबर कि नहीं? अरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हालत आपको पता ही होंगी। आप देखो, आपका कॉलेज देख लो, LRT इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट? गवर्नमेंट की ग्रांट मिली हुई है। अब आप अगर क्लास में जाओगे ऊपर तो आपको वहां पे डॉग्स भी मिलेंगे, बिल्लियां भी मिलेगी सोई हुई क्लास के अंदर। यस बिल्कुल, आप जा सकते हो और पानी टपकता हुआ दिखेगा। और प्लस आपको जो बेंच रहेगी, डेस्क बेंच, उसमें आपको काफी अच्छा वो क्या होता है उसका जाला, हाँ उसको इंग्लिश में क्या बोलते थे? स्पाइडर्स वेब, हाँ जो भी है मिलेगा। तो ये सिस्टम है हमारे देश का। डॉक्टर मनमोहन सिंह देख चुके थे कि एक सरकारी कर्मचारी से कुछ काम होने वाला नहीं है भाई। एक सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉई सिर्फ अपनी पगार लेने के लिए महीना बैठता है बस वहां पे। आज आपको बता दूं, आपके LRT के टीचर्स को लाखों रुपए पगार है, 2-2 लाख रुपए एक महीने की पगार है, लिटरली बोल रहा आपको। और सिर्फ क्या करते हैं, वहां पे 11 से 4 बैठने का काम करते हैं बस। अगर वो ईमानदारी से होता था तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की नीड ही नहीं पड़ती थी आज तुमको समझा रहा कुछ तुमको? तो वो सरकार वो देख चुके थे
उन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन का जो फैसला लिया वो एकदम सही था। अब इसमें इसने क्या किया सुनो, इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट से जितना हो सके डिसइन्वेस्टमेंट करो। डिसइन्वेस्टमेंट यानी क्या, यानी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो हम सरकारी दफ्तर सरकारी सुविधाएं खोल रहे हैं उसको बंद करो या कम कर दो। तो सरकार ने पार्लियामेंट ने पूछा क्यों, बोला पहुंच ही नहीं पा रहे ऐसे भी, सही कि नहीं। आप देखो आज अगर सपोज इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा तो बचा हुआ है, किसने बचाया, प्राइवेट सेक्टर ने बचाया। आज प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होते थे, सपोज सिर्फ सरकारी स्कूल होते थे, तो आज भी हम वही 80s और 90s के जमाने में रहते थे। एम आई राइट और रॉन्ग। तो ये पहले क्या होता था, पहले जब लिबरेशन था तो आम जनता को कहीं भी सेक्टर में घुसना अलाउड नहीं था। अब घुसना अलाउड नहीं था तो लिबरेशन ने क्या कर दिया, लिबरेशन ने रिमूव कर दिया क्या, रेस्ट्रिक्शंस, एंट्री फ्री कर दी। तो एंट्री फ्री करने के बाद गवर्नमेंट ने दूसरा निर्णय लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते जाओ कि देश के अंदर जो गवर्नमेंट ने खुद की इन्वेस्टमेंट करके लगाए हुए डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं उसको यहाँ तो रिड्यूस करो या तो पूरी तरह रिमूव कर दो, और प्राइवेट सेक्टर यानी आम नागरिक को उस सेक्टर में जान दो जहां पे गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो सरकार, वहां पे सभी मंत्री ने बोला ये हल्ला मचा शुरू कर दिया कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। बोला गलत क्या है, तो सरकारी कर्मचारी से वैसे भी काम हो रहा नहीं, हम फुकट की पगार दे रहे। आप देखो ना, एक सरकारी कर्मचारी क्या करता, 11 बजे आता, 5 होते कि नहीं, पौने 5 बजे खिड़की बंद। आप अगर एक प्राइवेट बैंक में जाओगे और गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, किसमें आपको सुविधा अच्छी मिलेगी, आप गवर्नमेंट बैंक में जाओ, एसबीआई में 4 का टाइम लिखा होगा ना तो पौने 4 बजे वो देखते कब पौने 4 होंगे कि मैं लॉक लगाऊं, लंच टाइम नहीं, क्लोजिंग टाइम। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मेरी आर्ग्यूमेंट हुई है एसबीआई वाले से, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है ना, कमर्शियल बैंक है लेकिन ओनरशिप गवर्नमेंट के पास इसकी। तो एसबीआई वाले के पास मेरे 2-3 बार आर्ग्यूमेंट्स हुई है कि 4 बजे का तुम क्लोजिंग टाइम लिख रहे हो तो पौने 4 हो रहे कि नहीं कि तुम लॉक कर दे रहे हो, हमारा जो बैंकिंग काम है वो कैसे जाए, हम तो 4 बजे सोच के आते ना 4 तक खुला है, सही कि नहीं। तो वो क्यों है, क्योंकि उनको परवाह नहीं, वो उनको कस्टमर आए नहीं है, उनकी पगार टाइट है, उनको पता है गवर्नमेंट हमको पैसा देगी, बैंक चले या नहीं चले पैसा लागू है, बराबर है कि नहीं। लेकिन यही अगर आप एचडीएफसी वाले के पास जाओगे या एक्सिस के पास जाओगे, पहले तो आपको आप जैसे अंदर गए कि पहले तो आपको एक वेटर सर्व करता है पानी का ग्लास, क्या करता है, और अगर इतना नीड है कि सर मुझे अकाउंट खोलना है लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, तो वो एक्सिस प्राइवेट बैंक वाला खुद आपके घर पे आएगा, वो बोलेगा सर मैं आता ना, आप टेंशन लीजिए, आप यहां से अकाउंट खुलवाइए। तो ये डिफरेंसेस गवर्नमेंट जान चुकी थी कि हम पगारे तो बांट रहे लेकिन हम उनको काम वसूल दे आ रहा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला अपने दफ्तर जितने हो सके रिमूव करो। और आज जो आप देखिए, जैसे देश के अंदर बैंकिंग स्ट्रक्चर देने का काम सरकार का है, लेकिन आज प्राइवेट कंपनीज भी आई हुई है ना, उसके अंदर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सब प्राइवेट कंपनीज है जो बैंकिंग दे रही है देश के अंदर। तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जहां पे सरकार काम कर देना, वहां पे प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वेस्टमेंट करने दिया गया, यानी प्राइवेट आम नागरिक को भी पैसा लगा के व्यापार करने दिया गया। इससे 2 फायदे हुए, एक तो गवर्नमेंट ने बेवजह जो एम्प्लॉय में पैसा बांट रही थी, रेम्युनरेशन, वो भी कम हो गया, उनका एक्सपेंडिचर कम हो गया, और जो हम सुविधाएं प्रॉपर वे से नहीं दे पाए थे प्राइवेट सेक्टर ने वो कवर कर दिया। आज आप भी देख लीजिए, सोच लीजिए, ध्यान दीजिए, आज आप लालपरी में घूमो, लालपरी नहीं पता, दिखाऊं क्या यार, तुमको लालपरी नहीं पता, एसटी बस ऑफ महाराष्ट्र, ये है हमारी लालपरी। ओके, प्राइवेट स्लीपर लग्जरी बस फ्री में काम करवा रहा है। हाँ,
ये हमारी प्राइवेट बसेस है। अब देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा? सरकार। लेकिन अगर सरकार के भरोसे रहते थे तो आज इसमें ही जाना पड़ता था, ननिहाल। ओके, वी हैव ऑप्शंस बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये डिफरेंसेस है। क्लियर पिक्चर? आज जो अपन लग्जरी में बैठे बैठे मस्त अपनी प्राइवेट बसेस में आज हम जो जर्नी एंजॉय करते हैं वो बिकॉज ऑफ, बेटा रूट चेंज मत करो, यहां पे ध्यान दो। इट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का देने का काम सरकार का है। सरकार ने अपने दफ्तर निकाल कर क्या कर दिए? कम कर दिए, और प्राइवेट आम जनता को बोला कि आप भी इस एरिया के अंदर जाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ और देशवासियों को सुविधाएं दो। इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। समझा? आपको क्लियर? समझा क्या? हाँ, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था कि ऐसी बस हम नहीं दे पाएंगे अपने फंड्स में से, ऐसी बसेस हम नहीं दे पाएंगे अपने फंड में से। लेकिन आज प्राइवेट कंपनीज यानी आम नागरिक द्वारा जो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि जो कंपनीज अपना बसेस खोल रही है वो हमारी है ना, तो ये हम आम नागरिक जो बिजनेस कर रहे हैं बस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ऐसी सुविधाएं हम दे रहे हैं और लोगों का लाइफस्टाइल, जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। समझा? आपको क्लियर? समझा क्या? अब इतने, अब अच्छा प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, बातें मत करो। इसके अंदर की इमेजेस तो आपने देखी होंगी शायद से। ओके, ये हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है की सुविधाएं है। सॉरी, यस, इसमें कभी एंजॉय करना, मालूम पड़ेगा क्या जर्नी होती है। गए हो? आपको जर्नी ऐसी लगेगी कि भगवान मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, और फिर आप हर दिन हर मिनट सब देखोगे कि काश डेस्टिनेशन जल्दी आ जाए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आपको तुमने बोला तो कराऊंगा इस तरीके बस। ओके, अभी आपस में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय सिर्फ यहाँ पे हमारा मुद्दा होना चाहिए, जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं। हाँ, यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। आज देखिए, आज आप रोड सरकार, रोड देना सरकार का काम है, बराबर कि नहीं? लेकिन आपको बता दूं, वो रोड एक बार हाईवे बना ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट फिर उसी को प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो आउटसोर्स कर दे रही है। और आप देखिए, आज जितने भी आप नेशनल हाईवेज यूज कर रहे हो वो सब टेंडर में दिए गए हैं। टेंडर ने ठेके पे दिए हुए हैं, अब टेंडर बोलते उसको, हंसो मत। हाँ, अब टेंडर में क्या है इसे सुनो। जब आप देखो, आप कभी भी कोई भी फोर वे जब आप अडॉप्ट यूज करते होंगे, 4 वे 6 वे समृद्धि महामार्ग बराबर है, या फिर अकोला से नागपुर या उधर जा रहे होंगे, तो उसमें 4 वे जब आता है तो 4 वे में वो बनाया 4 वे गवर्नमेंट ने, लेकिन एक बार बना के उसने कोई तो भी प्राइवेट हम जैसे लोगों को दे दिया है और बोला इससे तुम व्यापार करो। कैसे व्यापार करो? कि तुम लोगों से टोल के तौर पे पैसा लो और वो पैसे लेकर तुम कमाओ भी, लेकिन वो मेंटेन भी करो। और इसलिए आप देखो, वो जो 4 वे होता है ना, 4 वे जो आप यूज करते हो, उसमें ऊपर लिखा होता है टोल बाय ये कंपनी ले रही है, यानी प्राइवेट, वो गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो कोई भी प्राइवेट कंपनी का आउटसोर्स किया हुआ होता है। यानी वो उतना एरिया प्राइवेट कंपनी को कोई तो भी दिया जाता है, यानी आम जनता को। प्राइवेट कंपनी किसके ऊपर समझना ना, कोई तो भी बड़ी दुकान समझो, हम जैसे लोगों को ही कोई तो भी, हम गवर्नमेंट ने हमको दे दिया बिजनेस करने को कि ये काम करो, ये रोड तुम्हारा, ये एरिया से लेकर ये एरिया तक तुम्हारा रोड रहेगा, तुम्हारा यानी 1 साल तक के तुम जितनी भी गाड़ियां आ रही तुम अपने मुताबिक चार्जेस लो, लेकिन मेंटेन भी करो। यानी एक भी गड्ढा पड़ना चाहिए तो तुमको वो मेंटेन करना है पूरा। इससे क्या होगा, कमाई भी हो रही और हमारे को सुख सुविधाएं भी मिल रही है, एक्सीडेंट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं। यानी गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाना बंद कर दिया, उन्होंने एक बार बना के दे दिया। अब जो रोड मेंटेन हो रहा है वो जो कॉमन पीपल जो बिजनेस कर रहा है वहां पे बैठकर, वो मेंटेन भी कर रहा है, सब कर रहा है। इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोला गया हमने?
आज देखो गवर्नमेंट ने अपने पूरे सरकारी स्कूल से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट निकाल दिए और आज देखो प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा चलते हैं। एक्चुअली देश के अंदर शिक्षा देने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकारी स्कूल्स कम करके उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स बढ़ा दिए हैं। प्राइवेट स्कूल्स कौन चलाता है? हम जैसे आम नागरिक। समझा आपको क्लियर? तो इसी को नाम दिया है, सेकेंड पॉलिसी नाम है प्राइवेटाइजेशन यानी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स। यानी गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम करके प्राइवेट कॉमन इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टमेंट करने दिया गया। और आप आज हर क्षेत्र में देखोगे तो प्राइवेट कंपनीज ही धमाका कर रही है। यानी हम जैसे लोग, जैसे एग्जाम्पल अभी देखो अभी देखो एयरवेज देखो, एयरवेज में मैक्सिमम जो एयर फ्लाइट्स होते हैं वो कॉमन पीपल हम जैसे लोगों के बिजनेसमैन के होते हैं। आ रहा कुछ समझ में? सरकार का नहीं है। सरकार का एयर इंडिया था एक, इंडियन एयरलाइंस, वो भी रतन टाटा ने खरीद लिया। और रतन टाटा ने खरीद लिया ने इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ सरकार के पास एक ही है इन्वेस्टमेंट का, रेलवे, जो अभी तक उसने प्राइवेटाइज नहीं की है, क्योंकि उस उतना खरीदने का कैपेसिटी को रखता भी नहीं है। समझा आपको क्लियर? बाकी आप हर क्षेत्र में जाओगे तो कॉमन इंडिविजुअल आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के सब्सिशन में आपको। ठीक है, क्लियर पिक्चर? समझा? ओके। अब तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था फ्री एंट्री फ्री एग्जिट्स, यानी रेस्ट्रिक्शन रिमूव इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और ये ग्लोबलाइजेशन ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाया एक्चुअली। यानी आपको अगर मैं सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पढ़ाता था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ाता था तो आप कनेक्शन जोड़ लेते, लेकिन ये कहां से पैदा हुआ, इसके लिए आपको तीनों पॉलिसी एक साथ पढ़ानी पड़ी मुझे। और ये आपके बुक से चैप्टर वाइज पढ़ाते थे तो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि लिंक नहीं जुड़ती थी उससे। फिर ध्यान दो, देखो इधर। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन में उस टाइम पे बोला कि हम एक नई पॉलिसी ला रहे हैं आज से, ग्लोबलाइजेशन। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा गया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई साइंस से बिलोंग नहीं करते, ही इज ए इकोनॉमिस्ट। कौन है वो? आप भी डॉक्टर बन सकते हो, मालूम है आपको? डॉक्टरेट कॉमर्स से भी डॉक्टर होता है, मालूम है आपको? कैसे? अगर आपने इस क्षेत्र किसी क्षेत्र में पीएचडी कर दी, मास्टरी, तो तब आपके नाम के आगे भी डॉक्टर होता है। तो जरूरी नहीं कि तुम साइंस से डॉक्टर बनोगे, कॉमर्स से भी डॉक्टर बनता है। डॉक्टर यानी उस क्षेत्र का ज्ञानी पुरुष, सबसे बड़ा, सिंपल भाषा में, उस एरिया का। हाँ, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने अपनी डॉक्टरेट खत्म की, पीएचडी की हुई है, इसलिए उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं। ही इज ए इकोनॉमिस्ट। कौन है वो? और इकोनॉमिस्ट कॉमर्स से ही बन सकते हो। क्लियर पिक्चर? हाँ। अब मेरी कोर एरिया अकाउंटिंग है, तो मैं पीएचडी अकाउंटिंग में शुरू है मेरी। हाँ, क्योंकि मेरा मेन कोर एरिया जो ना अकाउंटिंग है, और उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अकाउंट्स। ध्यान दो। अब हुआ इस तरीके से, ग्लोबलाइजेशन से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि आज से कांग्रेस गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर फ्री एंट्री दे रही है और फ्री एग्जिट दे रही है। किसको? विदेशों को। यानी क्या हुआ? हल्ला मच गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे नेशनल बॉर्डर्स पे सिचुएशन वैसी नहीं थी, लेकिन उसमें ग्लोबलाइजेशन की हिम्मत देने के लिए एक संगठन था जो हमेशा प्रयत्न करता था कि सभी अपने अपने रास्ते खोलो रे, सब भाईचारे हैं हमारे, और वो था WTO। WTO के बारे में स्कूलिंग में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन के कनेक्शन है इससे, WTO से। ग्लोबलाइजेशन देश के अंदर लाने के लिए जो उसको प्रेरणा दी वो WTO ने दिया। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जब ये LPG लाई गई थी। हाँ, अभी WTO आप बताओ, पूरे वर्ल्ड वाइड दो संगठन चलते हैं, एक WTO, एक WHO। ट्रेड दुनिया के अंदर चलना चाहिए, इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाइंग और सेलिंग, ये देखता है WTO। कौन देखता है? और हेल्थ दुनिया के अंदर कैसे चलनी चाहिए अच्छी, वो देखता है WHO। ये कोरोना में आपने देख लिया होगा, जो गाइडलाइन आई थी WHO की आ रही थी, वो पूरी वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझा आपको क्लियर? अभी मैं मेरा मुद्दा WHO नहीं है, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ये साइंस वालों के लिए है, अपन के लिए चलता है WTO। क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नफरत छाई हुई थी। इसकी वजह से हर देश का नागरिक, आम नागरिक पिस रहा था इन सब में। क्यों? क्योंकि देश अपनी पूरी देशवासियों की पूर्ति नहीं कर पा रही थी, नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रही थी, सेटिस्फाई हो नहीं थे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही डोमिनेटिंग फील हो रहा था सबको कि यार क्या हो रहा है, हम जकरे हुए हैं। और इसके लिए WTO आया। WTO ने क्या किया, कुछ देशों को इकट्ठा किया, समझाया, समझाने के बाद उनको बोला कि अरे यार तुम्हारे पास ये सरप्लस है, तुम्हारे पास ये सरप्लस है, तुम वैसे भी अपना सरप्लस खराब कर रहे हो। पूछो क्यों? सरप्लस किसको बोलते हैं? जहां पे हम अपने देश की पूर्ति कर पाए प्लस और बच रहा है, उसको सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो मैं एक एक वर्ड ही कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछते जाओ मुझसे। हाँ, और सरप्लस रिसोर्सेस एक टाइम के बाद डेथ हो जाते हैं, डेड, अगर उसको कंजम्पशन लेवल तक नहीं पहुंचाया तो, क्योंकि एवरी कमोडिटी हैज स्पेसिफिक लाइफ। समझ में आ रहा क्या? नहीं समझ में आ रहा? जैसे एग्जाम्पल, अभी मेरा घर है, अब मेरा घर है, मैंने घर के बाजू गार्डन में मैंने वहां पे टोमेटोस का मैन्युफैक्चरिंग किया। क्या किया? अब टोमेटो का मैन्युफैक्चरिंग किया, मेरे घर में 5 लोग हैं, और 5 लोगों के लिए मुझे दिन में टोमेटो 1 किलो मैक्स टू मैक्स जरा बस उसके ऊपर लग रहा ही नहीं है, लेकिन मेरी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो है 3 किलो। तो इसका मतलब है कि मैं 2 किलो रोज के बर्बाद कर रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि अगले दिन पे अगर मैं ये यूज करूंगा तो फ्रेश नहीं यूज कर पाऊंगा, और अगर फ्रेश यूज कर पा रहा हूं क्योंकि रोज की 3 किलो की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना मेरी, तो आई हैव 2 किलो सरप्लस गुड्स। मानते हो कि नहीं? जहां पे मैं अपने देशवासियों की, मेरा घर देश है सपोज, यहाँ पे मैं 1 किलो में अपने घर वालों का गुजारा कर रहा हूँ, 2 किलो बच रहा है मेरे पास गुड्स वैसे भी। और अगर मैं इस अपने अंदर दुश्मनी रख के सिर्फ मैं ये इसलिए बाहर दे रहा नहीं हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा नुकसान भी हो रहा है। एक तो मेरे पास पैसा भी नहीं आ रहा है, और दूसरा जो जिसके पास डेफिसिट है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे 2 घर छोड़ के किसी के पास टोमेटो का एक टोमेटो भी नहीं होगा, तो उनको वो टोमेटो खाने को मिल रहा था, बेचारा को नहीं मिल रहा। तो ये दुश्मनी आपस में रख के क्या करोगे, ये WTO ने समझाया हमको। और WTO ने बोला कि अपने पास जो सरप्लस है वो देना शुरू करो, तुम्हारा ही बेनिफिट है। समझ में आ रहा कुछ तुमको? अभी पिक्चर समझ आई कुछ तुमको? ये तो उसने क्या हुआ, सरप्लस गुड्स का शुरू हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमेशा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरप्लस गुड्स का होता है, डेफिसिट का नहीं, क्योंकि देश का पहला प्रायोरिटी अपनी जनता है। कभी भी इंडियन गवर्नमेंट हमें वो गुड्स एक्सपोर्ट करने नहीं देगी जो यहां पर डेफिसिट है। आज देखो टोमेटो की हमारी महामारी चल रही है, मालूम पड़ा हाईजेक हो रहे ट्रक्स टोमेटो के, है ना? वो टोमेटो पे फ्रैंक बन रहे कि टोमेटो जी बोल, क्या बोल? हाँ, टोमेटो नहीं, टोमेटो जी बोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी इसका मतलब है कि टोमेटो का उत्पादन हमारे यहाँ पे कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, दैट्स व्हाई आज की तारीख में टोमेटो डेफिसिट है। क्या है? और इस हालत में अगर तुम बोलोगे कि नहीं मैं अगर किसान हूँ, मेरे पास टोमेटो की खेती है, मेरे पास बहुत अच्छा टोमेटो है, मेरे को बाहर पैसा अच्छा मिल रहा, तो मैं बोलूँगा ए इंडिया लो, तुमको बेचो, चलो मैं बाहर बेचूंगा, तो गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं करेगी। हमेशा गवर्नमेंट अलाउ तभी करती है जो सरप्लस होता है। क्या होता है? पहले अपने देशवासियों की पूर्ति कर लो भाई, फिर जो बचता है वो बाहर बेचो। पहले अपने घर में, पहले अपने घर वालों को खिलाओ, घर वाले बोलो तो देश वाले, समझ में आ रहा है आपको? फिर जो बच रहा है आप बाहर भेजो ना, हम मना नहीं करेंगे, आप कमाओ भले उससे, क्योंकि आप कमाओगे तो हम भी कमाएंगे इसी बहाने। अरे आ रहा समझ में? ये साइकिल कैसे चल रही है पूरी। तो फिर हुआ क्या, सरप्लस गुड्स डेफिसिट हो जा रहे थे, यानी सरप्लस गुड्स जो था वो यूटिलाइज नहीं होते, वेस्ट हो रहे थे। और कुछ गुड्स तो ऐसे होते हैं जिसकी लाइफ एक ही साल होती है, वो डबल उसका कल्टीवेशन नहीं होता। एग्जांपल दूं, मिल्क। आप देखो कोरोना में सब बंद था, कोरोना में, लेकिन मिल्क वाले को मिल्क रोका गया। क्या? क्योंकि मिल्क वाले ने डिमांड रखी ऊपर मिनिस्ट्री में कि आप मेरा बिजनेस रोक के मेरे लॉस में ला रहे हो। बोला क्यों? ए दिवेश, क्रिश, अभी आवाज की तूने? जैसे पूछूंगा सभी चीजें में, ये ग्लोबलाइजेशन कहां से पैदा हुआ सब पूछूंगा,
और अगर नहीं आया तो फिर चीट डालूंगा। बता रहा क्लियर, मैं अच्छा हूं तो बहुत अच्छा हूं, खराब हूं तो मेरे से बुरा देखा नहीं होगा तुमने, मेरे को मजबूर मत करो। तो हुआ इस तरीके से यहां पे। अब देखो आप नोटिस करो, कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग होने नहीं दिया तो वो नेक्स्ट डे पर डबल हमें नहीं देगी। वो इन शॉर्ट हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज खत्म कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं उसका वैल्यू। जैसे आप देखो एक भैंस है, एक भैंस मिल्क दे रही है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है, वो भी आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आती है। मतलब मिल्क डेयरी करना, डेयरी एक्टिविटी करना इज ए इंडस्ट्री एक्टिविटी। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर लिंक जोड़ पा रहे हो? कॉमर्स दुनिया पूरी कैसे चल रही है बिजनेस से? हाँ। तो फिर हुआ क्या, अब एक भैंस अगर दिन में 20 लीटर दूध दे रही है और अगर आप उसका दूध नहीं निकालोगे 20 लीटर सपोज, तो आपको कल वो 40 देगी, वो कल भी 20 देगी। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने उसका रिसोर्स जो है वो वेस्ट कर दिया ना। आप देखो अगर नेक्स्ट डे पे मैं ये सोच के रखूंगा कि नहीं रे मैं आज इसका दूध निकाल रहा नहीं हूं, मैं अगले दिन पे 40 निकालूंगा, तो 40 दिन 20 देगी वो, क्योंकि उसकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 20। तो अगर मैंने एक दिन भी अगर दूध नहीं निकाला तो क्या कर रहा हूं, उसका मतलब मैं उसका वो 20 लीटर का रिसोर्सेज यूज नहीं वेस्ट कर रहा हूं। तो वैसे ही WTO ने समझाया कि देखो हर एक कमोडिटी की स्पेसिफिक लाइफ होती है। तुम अगर अपने देश की पूर्ति कर पा रहे हो, तुम्हारे पास कई एरिया के अंदर सरप्लस रिसोर्स है, तुम बांट लो दूसरे देशों से। दुश्मनी रख के क्या करोगे? क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में बम फैल मारा, आखिर आम जनता ही हुई ना, कौन जीता कोई हारा, क्या फायदा पड़ता है, किसको फायदा पड़ता है? लेकिन आज भी वहां पे वो एरिया आज भी रेस्ट्रिक्ट है जापान की, पता है? वो एरिया हिस्से से निकाल दिया गया जापान ने, क्योंकि आज भी वहां के कुछ डायमीटर के एरिया के अंदर लोग हैंडीकेप पैदा हो रहा है। इतना गंदा वो गैस होता है न्यूक्लियर अटैक का, रेडिएशन खराब होती है उसकी। तो WTO ने एक संगठन शुरू हुआ, वो संगठन ने वर्ल्ड के कंट्रीज को जोड़ना शुरू किया कि आओ हम भाईचारा करके आपस में बंटवारा करेंगे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है आप कमाओ ना, उससे बेचो, लेकिन रिसोर्सेज देकर दूसरे देश की पूर्ति कर पाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि 2 किलो अगर मेरे को बच रहा है तो मैं बाजू वाले पड़ोसी घर को दूंगा, तो उनसे 2 पैसा कमा भी पाऊंगा और उनकी भी नीड्स को फुलफिल कर पाऊंगा। इससे सभी का सेंटर ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। क्या होगा? और इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ। क्या हुआ? और जो कंट्रीज इन सब WTO के अंडर में आई और WTO के अंडर में आके फ्री एंट्री फ्री एग्जिट देने की, आओ जिसको भी कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी माल बेचना है हम अलाउड कर रहे हैं आपको, आप आओ हमारे को बेचो। और फिर उन कंट्री ने भी उनको वेलकम किया कि आप भी हमारे पास आके बेचो। इससे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ने लगी प्रोडक्ट्स की, और जो हमारे पास सरप्लस जो वेस्ट होता था, वेस्ट क्या होता, इससे वेस्टेज भी कम होने लगा, रिमूव होने लगा, और इससे हमारे को वैल्यूज मिलने लगी। वैल्यूज मिलने के बाद फ्री एंट्री फ्री एग्जिट जो लाया गया, वो एक एरिया, उसको नाम दिया ग्लोबलाइजेशन। क्या नाम दिया? इसी से ग्लोबलाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। समझ में आ रहा कुछ तुमको? तो इससे क्या हुआ, इससे अब देखो कांग्रेस गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि आज से हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने अब इनडायरेक्टली अदर कंट्री को बोला कि एक अदर कंट्रीज आपके पास जो भी आप बेच सकते हो हमारे कंट्री में आके बेचो, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आइए। पहले चाइना के माल ब्लैक में बिकते थे, मालूम आपको, ऐसे नहीं मिलते थे, लेकिन आज इजीली आप खिलौना लेते हो चाइना का लेते हो, आप हर चीज चाइना का लेते हो, इजीली लेते हो, बिकॉज ऑफ इंडिया के अंदर क्या आ गया, ग्लोबलाइजेशन। हमने जब बाहर देशों को विदेशों को वेलकम किया तो हमारे देश को भी विदेशों ने वेलकम किया कि आप भी आके हमारे यहाँ बेचो। इसलिए आज कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन चलता है, यानी कहीं पे भी आप दुनिया के कोई भी कोने में आप बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। आपके पास पैसा है, आप चाहोगे कि मैं अमेरिका में जाके बिजनेस लगाऊं, अमेरिका वाला आपको रोक सकता नहीं है, रोक सकता। आप अपनी ब्रांच वहां भी लगा सकते हो, क्योंकि आप देखिए आज जितने भी हमारे यहाँ पे बाहर से विदेशी दुकानें आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज विदेशी दुकान लेकर आई हुई है, बड़ी बड़ी कंपनी से आई है, वो सब विदेशी है। आप देखो एक्सिस बैंक, इट्स नॉट ए इंडियन बैंक, फॉरेन की बैंक है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, बैंकिंग कर रही है। वो क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
आज दुनिया के अंदर पूरी तरह ग्लोबलाइजेशन आ चुका है और उसमें सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन काम किया वो किया WTO ने। आज दुनिया के कोई भी कोने में रहकर आप जाके बिजनेस कर सकते हो, इंडिया बाहर वाले इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी को बोलते हैं फ्री एंट्री फ्री एग्जिट देना। आपको रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। आज थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटी करके हम दुनिया की कोई भी कोने में जाके हम वहां पे घूम भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और वहां की सर्विसेज लेकर एंजॉय करके एक मेमोरी लाइफ भी बना सकते हैं। आज हमारा इंडिया का कट्टरवाद कितना है पाकिस्तान से, बहुत है। तो आपको लगता है पाकिस्तान हमें आने का रोक नहीं सकता, उसको अलाउड नहीं है, ये बैठा हुआ है। अगर रोक दिया इसने हमारी ट्रेडिंग तो हम भी रोक देंगे और ये पूरी दुनिया में उसको बोल देगा सबको गेट ऑफ करो उसके। WTO के डर से ग्लोबलाइजेशन कोई बंद नहीं कर सकता आज की तारीख में। पूछो क्यों? एक कंट्री ने अगर बंद कर दिया तो वो WTO सभी को आदेश देगा कि सब कंट्री इसका एक्सपोर्ट रोक दो। इसलिए आप किसी का ना इंपोर्ट रोक सकते ना ही एक्सपोर्ट। आप कितना भी कट्टरवाद चलाओ, आपकी आपस रंजिशें क्या होंगी, बिजनेस को रोकना नहीं है भैया। आपने रोका तो आपका पूरी दुनिया के गेट बंद कर देंगे हम, और फिर सरप्लस गुड्स को ऐसे ही वेस्ट जाने दो अपने। हमको क्या करना है, तुम्हारी इकोनॉमिक क्राइसिस आने दो। अरे आ रहा कुछ समझ में तुमको कुछ? तो इसलिए आज देखो चाइना से हमारी कट्टरवाद चलती है, आए दिन हमारे लद्दाख के अंदर झगड़े हो रहे ना। अरे हो रहे ना, शक्ल पसंद नहीं हमको चाइना की, तुम देखो ना है क्या पसंद हमको, बट उनका इंपोर्टेड गुड्स यहाँ पे रोका क्या? नहीं रोक सकते हम लोग। आप देखो बीच में मोदी जी अपील कर रहे थे लोगों से, आपने अगर देखा होगा तो मोदी जी टीवी पे आए, वो बोले कि भारतीय गुड्स खरीदो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मोदी जी भी चाइना की गुड्स इंपोर्टेड रोक सकते नहीं, लेकिन उनको पता है कि मैं यहां से उनका इंपोर्ट रोक सकता नहीं हूं। बेटर है कि मैं अपने पब्लिक को बोलूं, अपने जनता को बोलूं कि तुम इंडियन खरीदो। तो जब लोग खरीदेंगे नहीं तो चाइना वाले खुद ही अपना ठेला लेके चले जाएंगे वापस कि नहीं यहाँ माल बिक रहा नहीं, उठाओ यहां से माल। तो इसलिए वो इंपोर्ट रोक सकते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने कंट्री का इंपोर्ट रोका तो WTO को कंप्लेन करेंगे, WTO हमारे सारे कंट्रीज से हमारा एक्सपोर्ट रोक देंगे। तो हमारे पास जो सरप्लस गुड्स है उसका वेस्ट यूज हो जाएगा, जीरो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले ही हमारे पास जो सरप्लस गुड्स है वो एग्रीकल्चर में, कहाँ पे हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आते हैं ज्यादातर, हमारे पास सरप्लस गुड्स एग्रीकल्चर के बचते हैं एक्चुअली। और एग्रीकल्चर की लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी एक्सपोर्ट करना पड़ता है हमें। और इसकी वजह से WTO ये पूरी निगरानी रखता है कि कोई देश किसी का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रोक तो नहीं रही है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन। क्या चल रहा है? बस यही था 3 पॉलिसीज को। हमने विदेशियों को अलाउ किया, उन्होंने हमको अलाउ किया, इससे व्यापार आज चलता है, इससे आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। और ये इंटरनेशनल ट्रेड जो बढ़ा उसका मेन मेजर था ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। समझा आपको क्लियर? तो इसी के साथ मेरा इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने आज कंप्लीट किया, बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे। आज सेशन जल्दी खत्म कर रहा हूं बिकॉज उसका रीजन है नया पार्ट शुरू करना था, उसके लिए टाइम लगता है और उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं नया पार्ट भी लेके शुरू कर सकूं।